एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचता, ये बहुत जल्द आ जाता है। और ऊर्जा की दुनिया में तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। भविष्य बहुत तेजी से बदल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, खासकर जब हम ऊर्जा की बात करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मतलब आईईए की ताज़ा रिपोर्ट और डाउन टू अर्थ यानी डीटीई में छपे भारत के ऊर्जा परिदृश्य पर इसके विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, आप जानते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी अहम हो सकती है और आम जानकारी रखने वालों के लिए भी दिलचस्प होगी। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। सबसे पहले आईईए की 2025 की मिड ईयर इलेक्ट्रिसिटी अपडेट क्या कहती है? वैश्विक बिजली मांग इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या ये गर्मी की लहरें, एसी, डेटा सेंटर, ईवीज, ये सब कारण है? बिल्कुल सही। आईईए का अनुमान है कि 2025 में वैश्विक बिजली की मांग 3.3% और 2026 में 3.7% बढ़ेगी। ये पिछले दशक के औसत, जो करीब 2.6% था, उससे तो काफी ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि 2026 तक इस बढ़ी हुई मांग का लगभग 60% हिस्सा वो सिर्फ भारत और चीन से आएगा। 60%? सिर्फ दो देशों से? हाँ, और भारत में ये बढ़ोतरी 2025 में 4% और 2026 में तो 6.6% तक रहने का अनुमान है। तो मतलब दुनिया की बिजली की भूख तेजी से बढ़ रही है, और खासकर एशिया में। पर सवाल यह है कि ये बिजली आ कहां से रही है? मतलब उत्पादन का मिश्रण कैसे बदल रहा है? क्या पुराने तरीके ही चल रहे हैं या कुछ नया हो रहा है? यहीं पर कहानी बदल रही है। सौर और पवन ऊर्जा का विकास वो अभूतपूर्व है। अच्छा। हाँ, अनुमान है कि 2025 या शायद 2026 तक ये दोनों मिलकर कोयले से बनने वाले बिजली को पीछे छोड़ देंगे। पीछे छोड़ देंगे? कोयले को? जी हाँ, सोचिए 2024 में इनकी कुल हिस्सेदारी 15% थी, जो 2026 तक बढ़कर 20% हो जाएगी। और 2025 में बिजली की मांग में जो भी बढ़ोतरी होगी उसका 90% से ज्यादा हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा ही पूरा करेंगे। ये तो कमाल की बात है। मतलब पिछले 100 सालों में पहली बार कोयले की हिस्सेदारी कुल बिजली उत्पादन में 33% से नीचे गिरने वाली है। ये तो वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और परमाणु ऊर्जा का क्या सीन है? उसमें भी कुछ हलचल है? हाँ, परमाणु ऊर्जा उत्पादन भी 2025 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। अच्छा। इसकी बड़ी वजह है चीन, भारत और दक्षिण कोरिया में नए रिएक्टरों का चालू होना और जापान में पुराने प्लांट्स का फिर से शुरू होना। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं लगता। जैसे अभी चिली और स्पेन, पुर्तगाल में बिजली कटौती की खबरें आई थी, तो ये चिंता बढ़ाती हैं। ये बिजली सुरक्षा मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी की अहमियत दिखाती है ना? हाँ बिल्कुल, बिजली सुरक्षा का मतलब ही यही है, जरूरत के वक्त भरोसेमंद बिजली बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। और उसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, इसके लिए मजबूत ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुरक्षित सप्लाई चेन चाहिए और जरूरत के हिसाब से बिजली उत्पादन घटाने बढ़ाने वाले लचीले स्रोत मतलब फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज, वो बहुत जरूरी हैं। ठीक है। और उत्सर्जन का क्या ये सब बदलाव उत्सर्जन कम करने में मदद कर रहे हैं? हाँ, अच्छी खबर ये है कि मौसम की मार के बावजूद 2024 में वैश्विक उत्सर्जन सिर्फ 1.2% बढ़ा। सिर्फ 1.2%? हाँ, क्योंकि नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा जैसे कम उत्सर्जन वाले स्रोत जो हैं, वो जीवाश्म ईंधन के असर को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वैश्विक तस्वीर साफ है, बदलाव बड़ा है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन दिशा सही लग रही है। अब जरा भारत पे फोकस करते हैं। डीटीई के विश्लेषण के हिसाब से भारत इस बदलते मंजर में कहां खड़ा है? भारत ने जून 2025 तक एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। अच्छा। देश की जो कुल स्थापित बिजली क्षमता है वो अब 484.82 गीगावाट यानी जीगावाट है, और इसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी, बड़े हाइड्रो पावर प्लांट और परमाणु ऊर्जा, इनकी हिस्सेदारी पहली बार 50% के पार 50.08% हो गई है। 50% से ज्यादा? वाह, ये तो ऐतिहासिक है। मतलब अब पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से ज्यादा हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा का है? जी हाँ, बिल्कुल। थर्मल पावर का हिस्सा अब 49.92% है और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 184.62 गीगावाट, उसमें सौर ऊर्जा सबसे आगे है, करीब 47%।
सोलर सबसे आगे है। हाँ, उसके बाद पवन ऊर्जा है लगभग 22% और फिर जल विद्युत करीब 20%। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे स्थान पर है। चौथे पर? हाँ, और पवन ऊर्जा में भी चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है। वाह, 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता, दुनिया में टॉप रैंकिंग्स। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि एक्शन भी ले रहा है। अच्छा, ये तो हुई बिजली उत्पादन की बात। तेल, गैस और बायो एनर्जी में क्या चल रहा है? यहाँ भी बड़े बदलाव हैं, जैसे LPG कनेक्शंस, जो 2014 में 14.5 करोड़ थे, वो 2025 तक बढ़कर 33 करोड़ हो गए हैं। 2 गुने से भी ज्यादा। हाँ, और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य था 20% का, वो भारत ने 2025 में ही हासिल कर लिया, जबकि 2014 में ये सिर्फ 1.5% था। ये भी कमाल है। इसके अलावा बायो पावर क्षमता भी बढ़ी है और कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब CBG, उसका उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। तो घरेलू गैस से लेकर गाड़ियों के ईंधन तक हर जगह बदलाव दिख रहा है। लेकिन बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं। पहले हम सुनते थे बिजली कटौती बहुत होती थी, अब क्या हाल है? इस मोर्चे पर काफी सुधार हुआ है। देश में बिजली की कमी जो 2013-14 में 4.2% थी, वो 2024-25 में घटकर सिर्फ 0.1% रह गई है। सिर्फ 0.1%? ये तो जबरदस्त सुधार है। हाँ, और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी लगभग 46% बढ़ी है और अप्रैल 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। ये सुधार तो काबिल तारीफ है। जाहिर है इसके पीछे सरकारी योजनाओं का बड़ा हाथ होगा। DTE लेख में कुछ खास योजनाओं का जिक्र है। हाँ, कई अहम योजनाएं हैं, जैसे PMKUSM जो किसानों को खेत में सौर ऊर्जा लगाने में मदद करती है, फिर PM सूर्य घर जिसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना। हाँ, सुना है इसके बारे में। सोलर पार्क योजना है, सौर मॉड्यूल बनाने के लिए PLI स्कीम है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है, PM जन मन योजना है जो खासकर आदिवासी घरों के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पर केंद्रित है। और एक बहुत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी है जो भविष्य के स्वच्छ ईंधन पर फोकस कर रहा है। मतलब काफी सारी योजनाएं हैं जो इस बदलाव को रफ्तार दे रही हैं। अच्छा, अंत में जिस संस्था की रिपोर्ट से हमने ये चर्चा शुरू की, IEA, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या है? जी, IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये 1974 में बनी थी, खासकर 1973-74 के तेल संकट के बाद। अच्छा। ये पेरिस में स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संस्था है। अच्छा, इसका मुख्य ध्यान ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर है। भारत 2017 में इसका सहयोगी सदस्य बना था। सहयोगी सदस्य? हाँ, और हाल ही में IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने का न्योता दिया है। हाँ। ये दिखाता है कि वैश्विक ऊर्जा मामलों में भारत का कद कितना बढ़ गया है। ये तो बड़ी बात है। तो आज हमने वैश्विक और भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में हो रहे बड़े बदलावों को समझा। सौर और पवन ऊर्जा का तेजी से आगे बढ़ना, कोयले का दबदबा कम होना और भारत का गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता में 50% का आंकड़ा पार करना, ये सब भविष्य के साफ संकेत हैं। बिल्कुल। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और भविष्य में हरित हाइड्रोजन जैसे नए स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रहा है, वैसे वैसे ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिड की स्थिरता और बिजली की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में बनाए रखने, इन सब के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है, इस पर विचार कीजिएगा।